नमस्कार। स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर इंटरमीडिएट्स के पहले पार्ट में आपका स्वागत है। तो इस कोर्स में हम बात करने वाले हैं अलग अलग सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में कि कैसे वो इन्वेस्ट करते हैं, कौन से क्राइटेरियाज है जिन्हें वो देखते हैं और उसके बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं। जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनकी अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है जो उन्हें सूट करती है। तो हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर जोएल ग्रीनब्लैट से और हम बात करेंगे उनके मैजिक फॉर्मूला के बारे में। अपनी एक स्ट्रेटेजी को उन्होंने नाम दिया है मैजिक फॉर्मूला, जो कि इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में काफी ज्यादा पॉपुलर है। चलो तो देखते हैं कि मिस्टर जोएल ग्रीनब्लैट का मैजिक फॉर्मूला क्या है और किस बेसिस पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते थे। अगर मिस्टर जोएल ग्रीनब्लैट की बात की जाए तो वो एक वैल्यू इन्वेस्टर और हेज फंड मैनेजर थे। उन्होंने इन्वेस्टिंग पर कई सारी बुक्स भी लिखे हैं, जैसे कि द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट। 1985 में उन्होंने गोथम कैपिटल, जो कि उनका हेज फंड है, उसे शुरू किया और अगले 20 सालों में उन्होंने सालाना 37% का रिटर्न दिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सालाना 37% रिटर्न बहुत ही ज्यादा अच्छा रिटर्न है। और ये रिटर्न उन्होंने 1-2 सालों के लिए नहीं बल्कि कंसिस्टेंटली दिया है, यानी 20 सालों के लिए दिया है। मैजिक फॉर्मूला में अच्छी कंपनीज को ढूंढा जाता है जो सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल हो, यानी अच्छी कंपनीज और सस्ता वैल्यूएशन, ये दोनों चीजें मैजिक फॉर्मूला में देखी जाती है। मैजिक फॉर्मूला की टोटल 6 स्टेप्स है। चलो तो इन्हें स्टेप वाइज समझ लेते हैं। पहली स्टेप ये है कि आपको मैजिक फॉर्मूला उन्हीं कंपनीज पर अप्लाई करना है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 से 10,000 करोड़ के ऊपर है। आप बहुत ही छोटी कंपनीज पर मैजिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैजिक फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त मैजिक फॉर्मूला का ये पहला क्राइटेरिया हमेशा अपने दिमाग में रखें। जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि ये कोर्स बिगिनर्स के लिए नहीं है। सो अगर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है ये पता नहीं है तो पहले आप मार्केट कैपिटलाइजेशन का वीडियो देख लीजिए। आप यूट्यूब पे मार्केट कैपिटलाइजेशन और सामने फिनोवेशंस टाइप कीजिए, जिसके बाद आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि मैजिक फॉर्मूला बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज पर अप्लाई नहीं करना है। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ क्राइटेरिया पे, जो कि इस मैजिक फॉर्मूला के मेन क्राइटेरियाज है। थर्ड क्राइटेरिया ये है कि उस कंपनी की अर्निंग यील्ड ज्यादा होनी चाहिए और फोर्थ क्राइटेरिया ये है कि उस कंपनी का ROC दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल ज्यादा होना चाहिए। अब अर्निंग यील्ड ज्यादा है या नहीं ये कैसे पता करें, तो उसका फॉर्मूला भी मिस्टर जोएल ग्रीनब्लैट ने दिया है। अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला जो उन्होंने दिया है वो ये है कि EBIT दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एंटरप्राइज वैल्यू। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज के टैक्सेशन अलग अलग होते हैं, इसलिए मिस्टर जोएल ग्रीनब्लैट ने नेट प्रॉफिट लेने की बजाय EBIT दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कह सकते हैं, वो लिया है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये चीज आपको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मिल जाएगी। उसके बाद अब बारी आती है एंटरप्राइज वैल्यू की। तो एंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो एंटरप्राइज वैल्यू का सिंपल फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस टोटल डेट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें तुरंत मनी कंट्रोल से मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें TCS दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की एंटरप्राइज वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन पता करना होगा, जो कि मनी कंट्रोल से पता करेंगे। तो moneycontrol.com पर जाकर आप TCS सर्च कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलेगा, जो कि फिलहाल 7,97,137 करोड़ है। उसके बाद आप उसमें डेट को ऐड कर लीजिए। डेट आपको TCS के बैलेंस शीट पर लायबिलिटी साइड में मिलेगा। तो यहाँ पर लायबिलिटी साइड में 2 सेक्शंस हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में यहाँ पर आप देख सकते हो बोरोइंग्स। तो ये हो गई नॉन करंट बोरोइंग्स, यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो कि है 33 करोड़। और उसके बाद करंट लायबिलिटीज में आके बोरोइंग्स चेक कीजिए। तो करंट बोरोइंग्स मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जो कि नील है। तो यहाँ पर TCS का डेट आएगा 33 करोड़। उसके बाद इस फॉर्मूला में आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी आपको बैलेंस शीट में मिलेगा। तो एसेट साइड में करंट एसेट में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मिलेगा, जो कि 3,327 करोड़ है। तो TCS की एंटरप्राइज वैल्यू निकल कर आएगी मार्केट कैपिटलाइजेशन दैट इज 7,97,137 करोड़ प्लस डेट दैट इज 33 करोड़ माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दैट इज 3,327 करोड़। तो TCS की एंटरप्राइज वैल्यू निकल कर आई है 7,93,843 करोड़। तो आपने देख लिया कि एंटरप्राइज वैल्यू निकालना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, बड़ा आसान सा काम है। चलो तो हम यहाँ पर TCS की अर्निंग यील्ड निकाल कर देखते हैं। तो अगर TCS का EBIT दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखा जाए तो TCS के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में TCS का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डायरेक्टली नहीं दिया गया है, लेकिन TCS का अर्निंग बिफोर टैक्स दिया गया है, जो कि है 40,705 करोड़। तो एक्सपेंसेस में E जो ऑप्शन है वहां पर लिखा है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में मेनली इंटरेस्ट कॉस्ट ही होती है। तो आपको करना होगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको फाइनेंस कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी, जिसके बाद आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल जाएगा। सो लेट्स डू दैट। सो TCS का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 40,705 करोड़ प्लस फाइनेंस कॉस्ट है 170 करोड़। तो टोटल निकल कर आती है 40,875 करोड़, जो कि TCS का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है।
अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो आपको बता दूं, अर्निंग और प्रॉफिट दोनों का मतलब एक ही होता है। सो टीसीएस का EBIT आया है 40,875 करोड़ डिवाइडेड बाय टीसीएस का एंटरप्राइज वैल्यू दैट इज 7,93,843 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100, जो कि निकल कर आता है 5.14%। इसी तरह आपको कई सारी कंपनीज की अर्निंग यील्ड निकालनी होगी और जिन कंपनीज की अर्निंग यील्ड ज्यादा है उन्हें आपको ऊपर रखना होगा। अर्निंग यील्ड के बाद अब 4th स्टेप आती है हाई ROC दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल का फॉर्मूला है EBIT दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब EBIT कैसे ढूंढना है ये तो हमें पता है, तो अब हम बात करेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे पता करें। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और ये सारी चीजें आपको कंपनी की बैलेंस शीट में दिखेगी। तो यहाँ पर टीसीएस की बैलेंस शीट आप देख रहे हो, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको दिखेंगे टीसीएस के नॉन करंट एसेट्स। तो टीसीएस के टोटल नॉन करंट एसेट्स है 20,468 करोड़ और टीसीएस के टोटल करंट एसेट्स है 79,032 करोड़। उसके बाद हम देखेंगे टीसीएस की करंट लायबिलिटीज जो कि है 18,896 करोड़। तो टीसीएस का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 80,604 करोड़। तो चलो अब निकालते हैं ROC। तो EBIT दैट इज 40,875 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 80,604 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100, जो कि निकल कर आता है 50.71%, जो कि काफी अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है। तो इसी तरह आपको बाकी कंपनीज का भी ROC निकालना है और जिन कंपनीज का रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल ज्यादा है उनको आपको ऊपर रखना है, और फिर वो कंपनीज जिनकी अर्निंग यील्ड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल दोनों काफी ज्यादा है, ऐसी 20-25 कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना है। मिस्टर जोएल ग्रीनब्लैट कहते हैं कि 20-25 कंपनीज इसलिए क्योंकि आपका रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाए। तो इस तरह आपको मैजिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैजिक फॉर्मूला के और भी 2 क्राइटेरियाज हैं जिन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको मैजिक फॉर्मूला के जो 2 मेन स्टेप्स हैं दैट इज अर्निंग यील्ड और ROC अच्छे से समझ में आए होंगे। ये लेक्चर देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।